क्वेश्चन नंबर 4 है ये रे शनीरा एंड केली। इसके जो लास्ट के जो दो पार्ट्स हैं ये एक्चुअली काफ़ी इजी है, तो आई डोंट नो इफ मैं ये करना चाहता हूँ 9 मार्क के। मैं एक्चुअली मेजर फोकस इन दोनों पे करना चाहता हूँ। रे, an unincorporated business, calculate the income tax and national insurance contribution payments to be made between 1st of July 25 and 31st of March 2028 and the dates on which they will be payable. Ray has told me that he does not intend to withdraw all of the profits of the business. Instead, he will either increase his inventory levels or acquire additional equipment. And he has asked how this will affect his taxable income. Okay, let's see. Ray, Exhibit 1. I was born in 1996. I am a resident and domiciled in the UK. Shanira and I are getting married on 17th of September 25. Ray, unincorporated business. I was employed part-time until 31st of March 2025. The annual salary in respect of my part-time job is 15,000. The whole of my income tax liability always been settled via tax deducted at source. I began trading on 1st of June 2025. I purchased a computer on 31st of 30th of June 2025, which is used both in the business and personally. I am not registered for purposes of value added tax. You have advised me that my taxable trading profits are calculated using the accrual basis rather than the cash basis. You have already informed me that my budgeted taxable trading profit and my income tax liability in respect of my income will be कितना उन्होंने दिया हुआ है। मैं 25 26 और 26 27 का मेरे को करना है। व्हाट टैक्स पेमेंट्स विल आई बी रिक्वायर्ड टू मेक बिटवीन 1st ऑफ जुलाई 25 एंड 31st ऑफ मार्च 2028। तो ये बेसिकली पेमेंट ऑन अकाउंट्स का सम है। ये मेरे को अभी 6 शनिरा के लिए शनिरा पहला ही क्वेश्चन है ए क्लास 4 NIC। हाँ, क्लास 4 NIC अपन सबसे पहले निकाल लेते हैं, है ना। 2025 26 2025 26। Well, trading profits 46,000 क्लास 4 NIC के चलते 0 to 12570 12570 से 50270। चलो भाई, ये हो जाता है मेरा क्लास 4 NIC।66,000, ठीक है ना, ये हो गया। 0 and above total tax payments to be made
6686 and then ठीक है, तो ये है मेरे टोटल टैक्स पेमेंट्स। आता है फर्स्ट, आता है अभी देखो, पहला पेमेंट ऑन अकाउंट्स मेरे को करना है, बराबर है। मैं पेमेंट ऑन अकाउंट्स करते टाइम, दिस इज माई बिजनेस, ठीक है ना। अब मैं बेसिकली पेमेंट ऑन अकाउंट्स करते टाइम पता है क्या करता हूँ मैं, पहले पेमेंट, मैं पहले हाफ पेमेंट करता हूँ, उसके बाद वो सेकंड हाफ पेमेंट करता हूँ, फिर जो बैलेंसिंग पेमेंट बचता है वो करता हूँ। अभी सीन बताऊँ मतलब मैं क्या है, ये मेरा पहला ही टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट का साल है। तो ये मेरा साल है 25-26 का। तो अभी मेरा कितना है ट्रेडिंग, अच्छा नहीं ये अनइनकॉर्पोरेटेड है ना, हाँ सॉरी ये अनइनकॉर्पोरेटेड ही है, तो इसमें टैक्स ईयर सेम रहेगा, थैंक गॉड। तो 10 महीना आगे, तो मतलब मेरे से 31 जनवरी 2026 में, तो 2027 में मेरे को पहला पेमेंट करना है, टैक्स पेमेंट ऑफ द अमाउंट। क्या है भाई ये टैक्स पेमेंट ऑफ द अमाउंट, टैक्स पेमेंट ऑफ द अमाउंट क्यों लिखा है, टैक्स पेमेंट फॉर द टैक्स ईयर एंड, ईयर एंड। ठीक है, ये मेरा हो गया। अभी इसी डेट को 31 जनवरी को ही मैं फर्स्ट पेमेंट ऑन अकाउंट करूंगा, पेमेंट ऑफ ऑन अकाउंट फॉर द नेक्स्ट टैक्स ईयर। तो मेरा ये जो 26-27 के लिए है ना, ये मैं अभी मेरा फर्स्ट पेमेंट ऑन अकाउंट कर दूंगा। अगर आप लोगों को ये नहीं नहीं समझ में आ रहा है, मेरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट का वीडियो है, ठीक है ना, वो देख लेना। मैं लिंक चाहिए तो डाल देता हूँ वो डिस्क्रिप्शन में, लेकिन ये जानना जरूरी है। तो फर्स्ट पेमेंट ऑन अकाउंट में डिवाइड बाय 2 करूंगा यहाँ पे, फर्स्ट पेमेंट ऑन अकाउंट फॉर द नेक्स्ट टैक्स ईयर। कैसे कैसे एक्चुअली मैं वो बाद में बताता हूँ, यहाँ पे आने के बाद बताता हूँ, पहले मतलब बैलेंसिंग पेमेंट में आने के, तो अगर पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा तो ज्यादा बेटर है। यहाँ पे मैं आता हूँ सेकेंड पेमेंट ऑन अकाउंट करता हूँ, ठीक है। सेकेंड पेमेंट ऑन अकाउंट करता हूँ, सेम वैल्यू का करूंगा मैं पेमेंट ऑन अकाउंट। अभी ये दो हो गए, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल डन हो गए। अभी 31 जनवरी 2028 को मैं आऊंगा और मैं बैलेंसिंग पेमेंट करूंगा। व्हाट इज बैलेंसिंग पेमेंट, मेरा अभी ये देखो, ये जो मैंने पहला पेमेंट ऑन अकाउंट और सेकंड पे पेमेंट ऑन अकाउंट किया है ना, ये मैंने टैक्स ईयर 26-27 के लिए किया हुआ है। लेकिन 16,000, लेकिन टैक्स ईयर 26-27 के लिए टैक्स तो पूरा 16,000 का है, तो फिर मैं बैलेंसिंग पेमेंट करता हूँ। बैलेंसिंग अमाउंट से ही मतलब पता चल जाता है, नाम से ही पता चल जाता है ना। 7717। चलो चेक कर लेते हैं ये वाला, तो ये मेरा हो गया पहला। एक्चुअली रुक जाओ, ये कितने मक का हो गया, इतना पहले हो गया। Ray has told me that he does not intend to withdraw all of the profits of the business. Instead, he will either increase his inventory levels or acquire additional equipment. And he has asked me how this will affect his taxable income. देखो, अगर acquire additional equipment करेगा ना, तो इसको capital allowance मिलेगा if his AIA is available to him. ठीक है, so he will get capital allowance, so his taxable income will obviously reduce. And even if he makes the purchases for the inventory, still his मतलब these are purchases basically. So again, if these are purchases, so again their मतलब profit will go down and it will help him only in his business, ऐसा, ठीक है ना। 31 और 28 तो जाने दो, वो January 28 के लिए ही है। ये देखो, ये बराबर बोला, अमाउंट पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ 25-26, क्योंकि वहां पे कोई बेस नहीं है ना। अब जब मैं सेकेंड टैक्स में जाऊंगा, मेरे पास एटलीस्ट एक 25-26 का टैक्सेबल अमाउंट का बेस तो रहेगा। इसलिए मेरा मतलब यहाँ पे बैलेंसिंग पेमेंट होता है 7717 का।
फिर उन्होंने ये क्या किया, अच्छा हाँ, राइट राइट राइट, 30, देखो जैसे हमने यहाँ पे 31 जनवरी 27 को दो पेमेंट्स किए थे, एक तो टैक्स पेमेंट किया था एंड पेमेंट ऑन अकाउंट किया था, अभी वैसे ही फर्स्ट पेमेंट ऑन अकाउंट होगा। यहाँ पे क्या था, फर्स्ट पेमेंट ऑन अकाउंट फॉर टैक्स ईयर 26-27, बराबर है। कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे हमने खाली उसको सेकंड बना दिया। अभी यहाँ पे वापस कंट्रोल सी कंट्रोल बी, फर्स्ट पे पेमेंट ऑन अकाउंट बट फॉर द टैक्स ईयर 27-28 का हमको 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 कैसे पता चलेगा वैल्यू? वैल्यू जानना ही नहीं है, क्योंकि हमें बैलेंसिंग पेमेंट जो होता है पिछले साल के बेसिस पे हाफ वैल्यू करना रहता है पे, इसलिए 8205 आ रहा है, हमको 8204 आ रहा है। ठीक है, क्लोज इनफ। तो ऐसा हमको बैलेंसिंग पेमेंट करना रहता है, ठीक है ना। सो द फर्स्ट पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द नेक्स्ट ईयर, वो हमने यहाँ पे पे कर दिया। ये सब वर्किंग नोट्स है, इसको जाने दो, ये हमने पहले से किए हुए हैं ऊपर। हाँ, इफेक्ट ऑफ द टैक्सेबल इनकम ऑफ इंक्रीजिंग द इन्वेंट्री एंड एडिशनल इक्विपमेंट, रे विल बी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स ऑन हिज टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट रिगार्डलेस ऑफ whether or not he withdraws the profit from the business. However, the cost of any additional equipment will be deducted from his tax adjusted trading profit due to the availability of 100% annual investment allowance, such that using the profits in this way will reduce raise taxable trading profit and thus his taxable income for the period in which the expenditure is incurred. Conversely, because raised profits are calculated on accrual basis, an increase in the inventory levels will not have an immediate effect on his tax adjusted trading profit, and increase in the purchases will be cancelled out by the corresponding increase in the closing level of inventory. Accordingly, using the profits in this way will not reduce raise taxable income for the period in which the expenditure is incurred. Immediate tax reduction would be available in the cost of inventory purchased if the cash basis were used instead of, हाँ बराबर, सी ये अपन ने बराबर बोला, अपन ने कैश बेसिस का आंसर बोला कि इन्वेंट्री विल रिड्यूस इफ कैश बेसिस इज यूज, बट ये लोग ने बोला अगर एक्रूअल बेसिस यूज करोगे ना, तो फिर ये वैल तो फिर सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि तुमने ऑलरेडी परचेज करके रखा हुआ है, लेकिन देन यू आर नॉट सेलिंग इट, लाइक यू आर नॉट गिविंग इट बैक टू द पीपल, राइट, ऐसा। तो वो बस इन्वेंट्री तुम्हारे पास होल्डेड है, तो फिर वो तुम्हारे बैलेंस शीट में इन्वेंट्री में जा रहा है अमाउंट, ऐसा, ठीक है ना। अगर कैश बेसिस यूज करोगे तो फिर तुमने ऑलरेडी पे करके रखा हुआ रहेगा, तो फिर यू विल गेट अ डिडक्शन फॉर द सेम। ठीक है, आई थिंक वी आर डन। ये तो हो गया। अभी ये 5 मार्क के लिए क्या है भाई, एक सेकंड। रे इज इनकरिंग इनपुट टैक्स एंड इज कंसिडरिंग registering voluntarily for VAT. Set out the information we need in order to advise him on whether or not voluntary registration is possible and or financially beneficial, and explain why information is needed. The explanation of whether or not Ray can recover input VAT in respect of the computer purchase on 3rd of June 2025 if he registers for VAT. हाँ, so वॉलंटरी registration के फायदे क्या होते हैं कि भाई यू कैन रिकवर द इनपुट वैट, योर साइज ऑफ द बिजनेस लुक्स गुड, इट हैज इंक्रीज द रेपुटेशन इन द मार्केट, इंक्रीजेस इफ यू हैव वैट रजिस्टर्ड कस्टमर्स, देन ऑब्वियसली योर क्या बोलते हैं वो रेपुटेशन इंक्रीजेस एंड thus they will select your supplies and so sales will go up. If then pre-registration input VAT for the previous 4 years can be claimed if the supplies of good, and the supplies of services then obviously for the last 6 months can be claimed. Disadvantages क्या है कि भाई the custom if your customers are not registered, then they would be they would not like to matlab, purchase your goods from your business, and thus would prefer, because for them price will be unattractive. And VAT के लिए disadvantage ये भी है कि penalties पड़ सकते हैं if, because now that you have to comply with the VAT returns and payments due date, if we do not comply with the same, then VAT penalties and interest can be charged. ये अपन बता देंगे। अभी क्यों इसके लिए ये वैट है कि नहीं है, वैट इसको पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर बात करनी है ना। कहाँ गया भाई ये? डिपेंड्स अपॉन हिज टैक्सेबल सप्लाईज एक्चुअली, सो वी नीड information whether or not he is making मतलब वो टैक्सेबल सप्लाईज और नॉट। इफ ही इज नॉट मेकिंग, क्या बोलते हैं वो टैक्सेबल सप्लाईज, एंड इफ ही इज ओनली मेकिंग द क्या exempt supplies, and VAT registration would not make any sense. ठीक है ना, as input VAT cannot be claimed for the same. ये क्या सप्लाई कर रहा है एग्जैक्टली exactly?
नहीं, तो उन्होंने वो सारी इन्फॉर्मेशन मांगी कि हमको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो वी नीड इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट आर हिज टैक्सेबल सप्लाईज, हाउ मच आर हिज taxable supplies, as voluntary registration can be done at any point. However, for compulsory registration 90,000 taxable supplies are needed. ये अपन बता देंगे. An explanation of whether or not Ray can recover the input tax in respect of computer purchased on 3rd of June 2025 if he registers for VAT. If he registers for VAT, then yes, he can, मतलब he can claim for the computer purchase. Yes. Because pre-registration input VAT for the purchase of goods is available till 4 years, and 3rd of June comes within that year. So yeah, he can claim pre-registration input VAT. चलो भाई, ये देख लेते हैं. हमको हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए. हमको चाहिए इन्फॉर्मेशन कि भाई द नेचर एंड और गुड्स सर्विसेज सप्लाइड बाय रे बिजनेस. रे कैनॉट रजिस्टर फॉर वैट इफ ही ओनली मेक्स एग्जाम सप्लाईज. ही मस्ट बी मेकिंग टैक्सेबल सम टैक्सेबल सप्लाईज. थोड़े से भी कर रहा है तो भी चलेगा. द एक्सटेंट टू विच रेस कस्टमर्स आर रजिस्टर्ड फॉर वैट, वो इन्फॉर्मेशन आई डोंट नो क्यों चाहिए रहती है, बट ठीक है. Once he is registered for VAT, Ray will have to charge VAT on his standard rated supplies. Those customers who are not registered for VAT will be able to recover his input this VAT, such that the addition of VAT would represent a price increase for them. तो ये अपन ने उनको पूरा डिसएडवांटेज में सब बता दिया था. दैट्स फाइन. आगे बढ़ते हैं. इनपुट टैक्स ऑन द इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंप्यूटर. It is possible to recover input tax incurred in 4 years prior to registering for VAT in respect of the business, sorry, in respect of the goods, whether inventory for resale or non-current assets, provided the goods are still owned. हाँ, right. Provided the goods are still owned by the business. ये मैं हमेशा ही भूल जाता हूँ एक्चुअली, कि मैं अभी तक वो गुड्स को ओन करना चाहिए. इवन मैं बीपीआर के टाइम पे ये लाइन भूल जाता हूँ. However, the recovery of the input tax in respect of the computer will be restricted to the proportion of the time for which it is used for the purpose of the business. हाँ, ठीक है. आई थिंक इन्होंने अपनी लाइन बोली हुई थी कि वो बिजनेस एंड पर्सनल दोनों के लिए कर रहा है, तो वो इनपुट वैट खाली बिजनेस साइड के लिए मिलेगा, बस ये उन्होंने बोला हुआ है. Kelly's rental income in the country of Falgar. Please draft a response we can include in an email to Kelly, which provides the explanation requested in her email. I was born in 1992. I have always been domiciled in the country of Falgar. I was resident in the UK from 6th of April 2002 until I moved to Falgar on 1st of April 2023. However, I have not been happy since I moved to Falgar. Consequently, I have decided to return to UK on 1st of May 2026, at which point I will resume UK residency. Rental income in the country of Falgar. I will keep my house in Falgar so that I can return to it at some point in the future. In the meantime, from 1st of May 26, I will rent it out. My understanding of UK tax position in relation to this rental income is as follows. Provided I do not bring the rental income to UK, I will not be subject to UK income tax. If I do bring the income to UK, I will then have to pay UK income tax upon it. Please explain whether or not my understanding is correct. I've also been contacted by a tax advisor who told me about sophisticated tax planning due to reduce. अच्छा, एक मिनट, ये मेरे अलग क्वेश्चन है. हाँ, टैक्स प्लानिंग स्कीम के बारे में. See, first of all, he has always been domiciled in the country of Falgar. I was resident in the UK from 6th of April 2002 until I moved to Falgar on 1st of April 2023. So basically, a person who is a resident in the UK and domiciled in the UK, he has to pay tax on worldwide income. However, certain complex transactions that arise once you are resident in the UK and domiciled in some other country. In the current scenario, we can see that Kelly was resident in the UK from 6th of April 2002 until she moved to Falcon on 1st of February 2023. So therefore, we can say that she's and so she's an individual who is deemed domiciled. That means a long term, because of the long term residency, because she moved to because she was UK resident for 15 out of the previous 20 years. So therefore, she is taxable on worldwide income.
ठीक है, तो एक है। उसके बाद क्या मतलब, हाँ, so therefore her understanding is wrong because she is basically taxable on worldwide income. तो whether she brings it to UK or not is not ये considered ऐसा, ठीक है ना। Rental income arising in Falgar will be subject to income tax in UK because you will be UK resident. This will be true regardless of whether or not you bring the money into the UK. Perfect. Perfect. Not in the UK. This will regardless the UK because the remittance basis will not be available to you. The remittance basis will not be available because although you are domiciled in Falgar, you are deemed to be domiciled in the UK for the purpose of income tax. This is because you will have been UK resident for 15 out of the 20 tax years prior to the tax year in which the income arises. However, UK income tax due in respect of the rental income will be reduced by double taxation. मतलब वो double tax relief will be lower of the UK tax and the Bulgarian tax रेंटल इनकम परफेक्ट। तो फिर वो ने खाली वो डबल टैक्स ट्रीटी के बारे में मैं खाली बताया हुआ है, बाकी सब तो ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। Kelly's tax planning scheme. Please explain the difference between tax planning, tax avoidance, and tax evasion, and explain the actions we should take with regards to the scheme that Kelly has been offered. तो टैक्स प्लानिंग इज मतलब वो लीगल एंड इट इन्वॉल्व यूजिंग लीगल मेथड टू मतलब वो रिड्यूस द टैक्सेस एंड व्हाट नॉट। देन हाउएवर द tax avoidance is a situation wherein again it is legal bound, the tax is reduced of an individual under the legal boundaries. However, it is matlab, not unlawful actually. Wait, it is legal, but it means um, exploiting the laws and finding the loopholes so as to make certain tax adjustments. These are not genuine transactions. These are just transactions purposefully forced so that the taxes can be reduced. ठीक है। ठीक है, फिर आता है टैक्स इवेजन। नाउ व्हाट इज टैक्स इवेजन? टैक्स इवेजन इज अनलॉफुल एंड इट मींस showing fake expenses and fake income so that showing fake expenses and fake income so that taxes can be reduced. इन सिंपल टर्म एक्चुअली इसको मतलब वो रिड्यूसिंग इनकम एंड इंक्रीजिंग द एक्सपेंसेस ऐसा, ठीक है ना, ये अपन बता देंगे। बस ठीक है, आई फील ठीक है, ये होता है। और अभी उसका करंट स्कीम देखो क्या बोलता है। आई हैव बीन कॉन्टेक्टेड बाय अ टैक्स एडवाइजर हु टोल्ड मी about some sophisticated tax planning I can do to reduce my UK tax liability, which I would like to use going forwards. The tax advisor tells me that the scheme is a tax planning scheme rather than involving tax avoidance or evasion. I don't really understand the difference between the three. Can you explain, please? तो बेसिकली अभी हमको यहाँ पे चार्ज करना चाहिए, हमको यहाँ पे चेक करना चाहिए। वी शुड कैरी आउट अवर प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई वेदर दिस sophisticated tax planning scheme is actually a tax planning or tax avoidance. If it is tax avoidance or evasion, then we should inform Kelly about the same. And if she does not still listen to us and still wants to go ahead with this sophisticated tax planning scheme, then we should resign as her tax advisors। ये अपन बता देंगे। यहाँ पे सब से सेम ही दी गई है। एंगेजमेंट देखो, रिजाइन फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड should inform in the HMRC of this, but should not give any reasons for the same। ठीक है ना।